महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार कितनी संवेदनहीन हो गई है और शिवसेना के विधायक कितने अमानवीय है, इसका नजारा कोंकण इलाके में देखने को मिला। कोंकण इलाके में उद्धव ठाकरे गए तो थे बारिश और भूस्खलन से पीड़ित जनता का दुख दर्द बांटने और हालात का जायजा लेने, लेकिन उनकी ही पार्टी के विधायक भास्कर जाधव ने ऐसा काम कर डाला जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई। दिलचस्प ये है कि ये सब कुछ उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में हुआ और वे अपने विधायक की बदतमीजी देख चुपचाप रहे। पीड़ित महिला की दास्तान सुनकर भारूकर जाधव उसकी मदद करने या फिर मदद का भरोसा देने की जगह उसे मारने दौड़ पड़े। उनके ऐसा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल एक महिला सीएम उद्धव ठाकरे से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन भास्कर जाधव ने उसे बोलने से ही रोक दिया और महिला के लड़के को इशारा करते हुए कहा कि अपनी मां को समझाइए। महिला रोते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गुहार लगाती हुई कह रही थी कि उनकी छत से पानी गिर रहा है, कई महीनों से पगार नहीं मिली है, वे उनकी मदद करें, उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनको ढांढस बंधाते हुए कह रहे हैं कि वे उनकी मदद करेंगे। तब उस महिला ने कहा, आप सिर्फ आश्वासन देते हुए मत जाइए। इस दौरान भास्कर जाधव महिला से चुप रहने को कहते हैं। दूसरे वीडियो में शिवसेना विधायक भास्कर जाधव से बहस करती वही महिला दिखाई देती है। महिला के बहस के बाद भास्कर जाधव अपना आपा खो देते हैं और उस पर हाथ उठाने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन उनके पास खड़े लोग उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। साल 2018 में बेंगलुरु की वह तस्वीर कुछ पुरानी भले ही हो गई हो, लेकिन देश की सियासत में जो नई तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है वह ठीक वैसी ही थी। एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी, मायावती और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने विपक्षी एकता की तस्वीर पेश की थी। अंदाज ऐसा था कि यह एकता लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार है। इस मंच पर शरद पवार, अखिलेश और तेजस्वी यादव भी थे। ममता बनर्जी एक बार फिर से उसी तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वो दिल्ली आएंगी, विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करेंगी, फिर कोलकाता में रैली होगी और फिर वैसी ही हंसती मुस्कुराती तस्वीर सामने आएगी। लेकिन साल 2018 की तस्वीरों वाली विपक्षी एकता 6 महीने भी कायम नहीं रह सकी। सोनिया मायावती के गले लगने और मायावती को पीएम के लिए चुनौती के तौर पर पेश करने के बाद तथाकथित एकता का क्या हुआ? इस एकता को 6 महीने भी नहीं हुए थे जब मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा था। 2018 में मायावती खुद को पीएम पद की दावेदार के रूप में पेश कर रही थीं, लेकिन मायावती के चैलेंजर वाली जगह अब ममता बनर्जी ने ले ली है। पश्चिम बंगाल में अपनी बड़ी जीत से उत्साहित होकर साल 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी खेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी में एक आक्रामक नेता है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की क्षमता सबको दिखती है। पश्चिम बंगाल की जीत ने दिखाया कि वह बीजेपी की मशीनरी के सामने खुद को खड़ा कर सकती हैं। राज्य के चुनावों में कांग्रेस के साथ एक अनकहे समझौते को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी एकता के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर सरीखे विश्वास पात्र के साथ ममता बनर्जी विपक्षी दलों के बीच गहरे कनेक्शन वाली एक खिलाड़ी भी हैं और जो संभवतः लोकसभा चुनावों के लिए साल 2018 में विपक्षी दलों द्वारा किए गए प्रयास से एक कदम आगे बढ़कर उचित समझौता कर रही हैं। किशोर पहले ही पवार और गांधी परिवार के साथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के पास इस बात के भी तर्क हैं कि आखिर ममता की चुनौती कारगर क्यों नहीं है। कांग्रेस कैडर राहुल गांधी के अलावा किसी और को पीएम चैलेंजर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, ममता बनर्जी की स्वीकार्यता पूरे भारत में नहीं है, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। क्या कांग्रेस बिहार की तरह अपनी जगह किसी अन्य विपक्षी दल को सौंपने का जोखिम उठाएगी? भाजपा पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नेतृत्व के संकट पर सवालिया लहजे में कहा कि जो अपने घर में स्थिति बेहतर नहीं कर पा रही है वह दूसरे दलों के साथ कैसे समझौता करेगी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी के खिलाफ किसी भी विपक्षी एकता का इम्तिहान साल 2024 से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान होगा। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी ने कहा है कि अकेले 4 राज्यों में इस तरह के गठबंधन में सीटों में सम्मानजनक हिस्सा पाने की कांग्रेस की जिद पहले भी खतरनाक साबित हुई है। राजद को पिछले बिहार चुनाव में कांग्रेस को अधिक सीटें देने के बाद नुकसान उठाना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन में कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें दी थी।
यही बात इस बार यूपी में किसी भी विपक्षी गठबंधन को बनने से रोक रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत विपक्षी दलों और तथाकथित एकता को हवा देगी। टीएमसी और कांग्रेस कोविड और महंगाई के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ साल 2024 की तस्वीर बना रही है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि दोनों की महत्वाकांक्षाएं उन पर भारी पड़ जाएंगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। काफी इंतजार के बाद आखिरकार कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद सबकी नजर इस बात पर टिक गई कि कर्नाटक का नया सीएम कौन होगा। सीएम पद के लिए वैसे तो बीजेपी में पार्टी के महासचिव टीसी र्यू, कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा मुरुगेश निरानी के नामों की चर्चा काफी तेज है। माना जा रहा है कि मुरुगेश निरानी ही कर्नाटक के नए सीएम होंगे। वजह यह है कि राज्य के मंत्री मुरुगेश निरानी को अचानक ही एक दिन पहले दिल्ली बुलाया गया। हालांकि निरानी के करीबी लोगों ने दावा किया कि वह निजी दौरे पर राष्ट्रीय राजधानी आए हैं। बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। लंच के बाद येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। नए सीएम के पदभार ग्रहण करने तक येदियुरप्पा ही कामकाज संभालेंगे। कर्नाटक में काफी समय से येदियुरप्पा के इस्तीफा की चर्चा चल रही थी। हालांकि पिछले दिनों येदियुरप्पा ने इन कयासों का खंडन किया था। इस्तीफे की जानकारी देते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि मैं खफा नहीं बल्कि खुश हूँ। मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से होकर गुजरा हूँ। येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के लिए काफी काम करना है। कर्नाटक की राजनीति को लेकर लंबे वक्त से अटकलें लग रही थी। पिछले दिनों येदियुरप्पा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तब भी यह कहा जा रहा था कि येदियुरप्पा इस्तीफा सौंप देंगे। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा ने साफ किया था कि अगर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा तो वह इस्तीफा दे देंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में जेडीएस कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि यह सरकार 1 साल ही चल पाई थी और बाद में बीजेपी ने येदियुरप्पा की अगुवाई में सरकार बनाई। खदान मंत्री निरानी भी येदियुरप्पा की तरह लिंगायत समुदाय से संबंध रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं है और न कहीं इस बात की सुगबुगाहट ही है, लेकिन कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी का दावा है कि बीजेपी सरकार लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है तो फिर आम लोगों की राय भी इस पर ली जानी चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसके लिए पार्लियामेंट का नया चैम्बर भी तैयार किया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि नई संसद में अधिक सांसदों के बैठने की जगह होगी और नेताओं की संख्या बढ़ी तो भी जगह की कमी नहीं रहेगी। देश की बड़ी आबादी को देखते हुए ज्यादा चुने गए प्रतिनिधियों की जरूरत तो पहले से ही है। ज्यादा प्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो सबकी भागीदारी बढ़ेगी और जिम्मेदारी भी। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया और कहा कि मुझे बीजेपी के पार्लियामेंट्री साथी ने विश्वसनीय जानकारी दी है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले निचले सदन की स्ट्रेंथ 1000 या इससे अधिक किए जाने का प्रपोजल रखा गया है। जो नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है उसमें भी 1000 सदस्यों के बैठने की क्षमता रखी गई है। इससे पहले कि ये फैसला लिया जाए, सरकार को चाहिए कि वो इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से सार्वजनिक तौर पर बातचीत करें। मनीष तिवारी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, इस मामले पर सार्वजनिक बहस की जरूरत है। हमारे जैसे बड़े देश को ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, लेकिन अगर ये बढ़ोतरी जनसंख्या के आधार पर की गई है तो इससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान का मामला खत्म नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ टवल शुरू हो गया। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच की अदावत तो पुरानी है, लेकिन इस खींचतान के बीच कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया। बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में अचानक ही उबाल आ गया। बलरामपुर जिले के रामनुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने काफिले पर हमले के लिए सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस विधायक ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आरोप लगाया कि महाराज उनकी हत्या करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मारकर सिंहदेव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उन्हें इस पद से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस के दूसरे विधायकों का अपमान करते ही रहते हैं। वे इस मुद्दे को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने उठाएंगे और विधायक दल की बैठक में भी इस बात को रखेंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग करूंगा।
सरगुजा में विधायक के काफिले को निशाना बनाया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने घटना के सिलसिले में 3 को गिरफ्तार भी किया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने कुछ लोगों के खिलाफ अत्याचार अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। हर मामले की जांच कर रहे हैं। काफिले पर हमले के बाद 18 से अधिक विधायक सिंह के रायपुर स्थित आवास पर उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। इस बीच सिंहदेव ने इस पार्टी का मसला बताते हुए इसे बातचीत के मामले से सुलझाने की बात कही है। उन्होंने कहा, हम एक साथ काम कर रहे हैं, अगर कोई मुद्दा है तो हम बातचीत के जरिए उसका समाधान करेंगे। सिंहदेव ने कहा कि मैंने इस मामले पर एसपी से कड़ा एक्शन लेने को कहा है। विधायक ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री के पक्ष में बयान दिया था, इसी कारण यह सब हुआ। सिंहदेव से जुड़े लोगों ने मेरे आदमियों पर हमला किया और अगर मैं कार में होता तो मुझ पर भी हमला होता। मेरी जान को खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की सीमाओं पर अड्डा जमा कर बैठे मुट्ठी भर किसान और उनके कांग्रेस पोषित नेताओं का अगला मिशन लखनऊ होगा। वजह ये कि यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राकेश टिकैत की ड्यूटी कांग्रेस ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगाई है। माना यह जा रहा है कि इन्हीं वजहों से मिशन उत्तर प्रदेश के तहत संयुक्त किसान मोर्चा सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कह रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी हमेशा आंदोलन का प्रदेश रहा है। मूंग के किसानों ने 3000 रुपए सस्ती फसल बेची, आलू का किसान बर्बाद हुआ है, गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ का भुगतान बाकी है। पिछली सरकारों में आंदोलन के बाद रेट बढ़ता रहा है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं बढ़ाया। यूपी में किसानों को सबसे महंगी बिजली मिलती है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर बड़ी पंचायत कर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। संयुक्त मोर्चा ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद ये फैसला लिया है कि यूपी यूके के साथ पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, जब तक ये सब कानून वापस नहीं होते तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। लखनऊ के चारों तरफ के रास्तों का भी वही हाल होगा जो दिल्ली में हुआ है। चुनाव लड़ने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और किसान जिस पार्टी से खुश होगा उसे वोट देगा। बीजेपी से मेरी लड़ाई चल रही है, इसलिए ये तो भूल जाइए कि इन्हें वोट मिलेगा। पहले भी इनके खिलाफ विपक्ष ने आवाज उठाई थी, तो बीजेपी ये बताए कि उन्हें कितने में खरीदा था। टिकैत ने कहा कि 8 महीने आंदोलन करने के बाद संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश में जाकर किसानों के सामने अपनी बात रखी जाएगी। इसकी तैयारी के लिए 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत की जाएगी। राकेश टिकैत ने हरियाणा के जींद में किसानों की तरफ से 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा का समर्थन किया है। टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकालना कोई बुरी बात नहीं है। जींद के लोग क्रांतिकारी हैं। उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करने का सही फैसला लिया है। देखते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे क्या फैसला करता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, हापुड़ और अमरोहा से किसानों के जत्थे दिल्ली आएंगे और 15 अगस्त को सड़कों पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर परेड को राष्ट्रीय ध्वज के साथ देखना गर्व का क्षण होगा। इससे देशभक्ति की भावना और मजबूत होगी। टिकैत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही महीने पहले 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की वजह से दिल्ली की सड़कों पर किसानों और पुलिस कर्मचारियों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान कुछ उपद्रवी ऐतिहासिक लाल किले के अंदर घुस गए और तिरंगे का अपमान किया था। इसके बाद टकराव और बढ़ गया था। टिकैत ने हरियाणा सरकार से स्वतंत्रता दिवस पर जींद में किसानों को झंडा फहराने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर जींद के क्रांतिकारी लोगों ने ठान लिया है कि वे मंत्रियों को अपने गांवों में तिरंगा नहीं फहराने देंगे तो वे ऐसा ही करेंगे। ऐसे में मंत्री झंडा फहरा कर क्या करेंगे, ये किसानों को करने दिया जाए। टिकैत इन दिनों जंतर मंतर पर किसान संसद लगा रहे हैं। किसानों के साथ बैठे हैं। हर दिन 200 किसान साइट पर आते हैं और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धरना देते हैं। इसके जरिए पिछले साल सितंबर में संसद में पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 8 महीने से चल रहे उनके विरोध में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।